हमने इससे पहले की जो क्लास है उसमें अनुच्छेद 14 और 15 को पढ़ा है और हम जानते हैं कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक में जो है समानता का वर्णन मिलता है। आज हमें पढ़ना है अनुच्छेद 16 को, ठीक है। अनुच्छेद 16 उससे आगे जितना पॉसिबल हो पाएगा हम लोग कोशिश करेंगे उसको पढ़ने की। देखिए अनुच्छेद 16 में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ। अनुच्छेद 16 के अंदर लिखा हुआ है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। एक एक शब्द को समझना, आप समझने का प्रयास करना, क्योंकि शब्द जो लिखे हुए हैं उनको अपने आप में अर्थ लगाना इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे, और इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप पढ़ते हो रेगुलर वे में तो कोई दिक्कत भी नहीं है। देखिए लोक नियोजन का मतलब है, या लोक नियुक्तियां, इसका मतलब होता है सरकारी नौकरियां। आप आसान भाषा में समझने का प्रयास करो कि सरकारी नौकरी जब भी निकलेंगी, सरकार की तरफ से जब रिक्तियां निकलेंगी, वैकेंसीज जब भी निकलेंगी, तो उसमें सभी लोगों को अप्लाई करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि केवल उच्च जाति के लोग ही या किसी विशेष धर्म के लोग ही या किसी विशेष उद्भव वाले लोग ही उसमें अप्लाई कर पाएंगे, सभी को अधिकार है। ये अनुच्छेद 16 कहता है। इस अनुच्छेद 16 के कई खंड बने हुए हैं, कई टुकड़े हैं, हर एक पार्ट में, हर एक क्लॉज में कुछ विशेष बातें लिखी हुई हैं, हमें वो जाननी है। सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 16 का जो पहला खंड है, प्रथम जो खंड है, ये लिखा हुआ है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, अनुच्छेद 16 का फर्स्ट पार्ट है, वो क्या कहता है। अनुच्छेद 16 का फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि राज्य के अधीन, अर्थात राज्य के अधीन कहने का मतलब जितनी भी सरकारी नौकरी निकलेंगी, ये प्राइवेट नौकरियों की बात नहीं कर रहा है, ये सरकारी नौकरियों की बात कर रहा है, कि राज्य के अधीन जितने भी वैकेंसीज निकलेंगी उसमें सभी को बराबर के अवसर, सभी को बराबर के मौके मिलेंगे अप्लाई करने के लिए, उसमें सेलेक्ट होने के लिए। ये अनुच्छेद पहला भाग कहता है 16 का। दूसरा भाग क्या कहता है, दूसरे भाग ने 7 प्रकार के आधार का वर्णन किया है। 7 आधार कौन कौन से हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूलवंश, लिंग, निवास, जन्म स्थान या उद्भव। ये 7 आधार बताए हैं। इन आधार पर सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के मामले में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बात कह रहा है इसमें, ठीक है। आप समझ गए, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, निवास, जन्म स्थान, उद्भव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद में अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है, 16(3) ये कहता है कि जो बात हमने कही है कि भाई भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान अवसर मिलेंगे, ये पहले भाग में कहा, और 7 आधार पर, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, सभी को बराबर के मौके देंगे, ये अनुच्छेद 16(2) कहता है। जो बात अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में लिखी हुई है उसमें संसद अगर चाहे तो कुछ बदलाव कर सकती है। संसद इन दोनों के विषय में कानून बनाने का अधिकार रखती है, ठीक है। राज्य जो है इसमें संसद को रोक नहीं सकता, संसद को अगर कानून बनाना है। और ऐसे ही मैंने कहा कि हम इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, निवास के आधार पर, लिंग के आधार पर ये भेदभाव हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन एक खास बात आप जान लीजिए, एक निवास के आधार पर भेदभाव हुआ है, ठीक है। आप कहेंगे कैसे हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कि संविधान के जब आपने भाग पढ़े होंगे उसमें संविधान का भाग 21 पढ़ा होगा, और संविधान का जो भाग 21 है उसमें क्या लिखा हुआ है, संविधान के भाग 21 में उल्लेख है कुछ विशिष्ट बातों का। कौन कौन सी विशिष्ट बातें हैं, संविधान के भाग 21 में हमने कहा है अस्थायी संक्रमणशील, अस्थायी और संक्रमणशील उपबंध किए हुए हैं। अस्थायी मतलब जब संविधान बन रहा था उस समय हमें लगा कि हमें कुछ टेम्पररीली कुछ विशेष छूट देनी चाहिए, विशेष उपबंध दिए हुए हैं, कुछ विशेष, कुछ क्षेत्रों को, कुछ व्यक्तियों को विशेष छूट देनी चाहिए। तो हमने, वो परमानेंट नहीं थी, वो अस्थायी थी, केवल कुछ समय के लिए, तब तक कि वो अपनी स्थिति ना सुधार लें। तो हमने भाग 21 में जिक्र किया हुआ है इन बातों का, ठीक है। हमने जब संविधान के भाग पढ़े थे उस समय आपने पढ़ा होगा। तो संविधान के भाग 21 में ही आपको मैं बताता हूँ, निवास के आधार पर जो एक 98वां संविधान संशोधन हुआ था 98वें नंबर का, 98, और ये कब हुआ था, ये सन 2012 में हुआ था, ठीक है। कौन से नंबर का है, 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 98वें संविधान संशोधन द्वारा एक बदलाव किया गया। इसमें ये कहा गया, हमने एक नया आर्टिकल जोड़ा जिसका नाम है अनुच्छेद 371 जे पार्ट, 371 जे पार्ट। 371 ABCDEFGHIJ ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं, और उन हर पार्ट में किसी में नागालैंड के लोगों को विशेष सुविधाएं दी हुई हैं, किसी के अंदर
महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों को विशेष सुविधाएं दी हुई हैं, किसी के अंदर मणिपुर के लोगों को विशेष सुविधाएं दी हुई हैं। तो इसी प्रकार की एक विशेष सुविधा हमने निवास के आधार पर आर्टिकल 371 जे में हमने जिक्र किया। ये क्या है? राष्ट्रपति राज्यपाल को ये आदेश देता है, ये कहता है राज्यपाल के लिए कि अगर राज्यपाल चाहे तो किसी विशेष क्षेत्र के लोगों को वो निवास के आधार पर सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे सकता है। तो इसमें कौन से नागरिकों का उल्लेख किया हुआ है? इसके अंदर जो कर्नाटक हैदराबाद का जो क्षेत्र है, कर्नाटक हैदराबाद का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लोगों को, ये कर्नाटक हैदराबाद के जो राज्यपाल होंगे, ठीक है, जो राज्यपाल होंगे कहाँ के? कर्नाटक हैदराबाद के, वो आर्टिकल 371 जे के तहत निवास के आधार पर कहाँ के लोगों को? कर्नाटक और हैदराबाद के जो लोग हैं उनके लिए वो कुछ जिले दिए हुए हैं यहाँ, उन लोगों के लिए विशेष छूट देंगे। किसमें? कि आपको निवास के आधार पर छूट मिलेगी। अब आपको हो सकता है शायद ये बात समझ नहीं आई हो, इसको सिंप्लीफाई तरीके से बताता हूँ। मान के चलो किसी जगह 100 पद दिए हुए हैं, 100 वैकेंसी हैं, 100 वैकेंसीज के अंदर ऑल इंडिया के लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, ऑल इंडिया के लोगों ने अप्लाई किया, सारे भारत के लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन वो वैकेंसीज कहाँ निकली? कर्नाटक हैदराबाद में। तो जो अलग अलग राज्यों से आएंगे, केरला से भी आएंगे, तमिलनाडु से भी आएंगे, अलग अलग राज्यों से आएंगे लोग वहाँ अप्लाई करने के लिए, लेकिन प्राथमिकता किसको दी जाएगी? आरक्षण किसको दे रहा है? वो निवास, जो कर्नाटक हैदराबाद के जो कुछ जिले दिए हुए हैं, रायचूर वगैरह, उन लोगों को निवास के आधार पर प्राथमिकता मिलेगी। कि और बंदों का सिलेक्शन होगा 80% पे, तो उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा 60% पे ही, उनको विशेष छूट मिलेगी, ताकि ये लोग भी बराबरी पे आ सकें। क्योंकि यहाँ ये जो इन लोगों के लिए विशेष उपबंध इसलिए किए हुए हैं क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो हम यूँ कहें कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में लोग अभी भी समाज की मुख्य धारा से नीचे हैं, हम उनको ऊपर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति कहता है राज्यपाल को, राज्यपाल का वहाँ का प्रशासक है उस क्षेत्र का, उस पूरे राज्य का, तो राज्यपाल को यह अधिकार दिया हुआ है कि आप 371 जे के तहत सरकारी नौकरियों में निवास के आधार पर, निवास के बेस पर आप उनको खास रिजर्वेशन, खास आरक्षण दे सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। पहले में क्या है? आपको समानता बरतनी है। 16 के दूसरे वाले पार्ट में क्या है कि आप धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं करोगे किसी के साथ में। तीसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल पहले वाले में और दूसरे वाले में जो बात लिखी हुई है इनमें बदलाव किया जा सकता है। कौन बदलाव करेगा? इनमें संसद बदलाव कर सकती है, संसद अपने हिसाब से कानून बना सकती है। और हम देखें तो हमें लगा भी, ये देखो 98वां जो संविधान संशोधन हुआ 2012 में, उसमें आर्टिकल 371 जे में राज्यपाल को विशेष छूट दी गई। 16 ये कहता है, एक्चुअल में जो आर्टिकल 16 का 4th क्लॉज है, 16 का जो चौथा खंड है, वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण का प्रावधान होगा। ठीक है, इसी वाले से, इसी आर्टिकल के तहत सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन जो है वो लागू हुआ। कैसे? इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा हुआ है कि किसी विशेष वर्ग का, समाज का कोई एक ऐसा विशेष वर्ग है जिसका जो प्रतिनिधित्व है सरकारी नौकरियों में वो अपर्याप्त है, जितनी उनकी संख्या है उस हिसाब से वो लोग सरकारी नौकरियों में नहीं हैं। ठीक है, जिस हिसाब से उनकी संख्या है उस हिसाब से वो सरकारी नौकरियों में नहीं है। तो राज्य अगर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो राज्य इस संबंध में कानून बना सकता है। और कानून क्या बनाएगा? उनको विशेष छूट देगा। तो राज्य क्या कर सकता है ऐसे विषय में? ऐसे लोगों को आरक्षण दे सकता है। आरक्षण क्यों देगा? क्योंकि वो पिछड़े वर्ग हैं। ठीक है, पिछड़े वर्ग हैं। ठीक है, बात समझ आई? अब कैसे पहचान हो कि कौन पिछड़ा है, कौन पिछड़ा नहीं है? ठीक है, इसके लिए भी हमारे संविधान में बड़ी खूबसूरत सी व्यवस्था की हुई है। आप आर्टिकल 340 पढ़ोगे, आर्टिकल 340, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति एक आयोग बनाएगा। क्या बनाएगा? एक आयोग। और वो आयोग क्या होगा? पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग। ये पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है मैं बताता हूं आपको। व्यवस्था की हुई है आर्टिकल 340 के तहत कि राष्ट्रपति का ये कर्तव्य है कि वो ऐसे लोगों की एक समिति बनाए, ऐसे लोगों का एक आयोग बनाएगा जो हमारे देश में जगह जगह जाकर के घूमेंगे, जो ये पता लगाएंगे कौन व्यक्ति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है।
ध्यान रखेंगे, एक तो सामाजिक रूप से जिसकी समाज के अंदर जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो अवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, वो व्यवस्था ठीक नहीं है, या फिर शैक्षणिक रूप से कि अभी भी वो शिक्षा में भी वो प्रॉपर तरीके से अभी नहीं आ पाए हैं, शिक्षित भी वो लोग अभी नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को हम ये कोशिश करेंगे कि समाज में इनको उचित स्थान दिलाया जाए, अच्छे शिक्षित हों, ठीक है, ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे। ठीक है, कौन करेगा? ये आयोग करेगा। आयोग के कौन बनाएगा? आयोग को राष्ट्रपति, इस बात को राष्ट्रपति सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रपति की सलाह पे, राष्ट्रपति के आदेश पे ये आयोग बनेगा। तो कहने का मतलब ये पिछड़े जो वर्ग हैं जिनको आरक्षण दिया जाएगा, वो आर्टिकल 340 के तहत एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनेगा। वो आयोग जगह जगह पर जा करके देखेगा कि कौन से लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और आयोग का काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी कहानी और पीछे में ले जाने का प्रयास करूंगा। मैं बात करूंगा 1953 की। 1953 में आप जानते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम थे। 1953 के अंदर भी ऐसा प्रयास किया गया कि एक ऐसा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाए। ठीक है, उस समय एक आयोग बनाया गया जिसका आयोग का नाम था काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग। उसका भी काम क्या था? उसका भी काम ये था कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उन लोगों की पहचान की जाए और उन लोगों को विशेष सुविधाएं दी जाए ताकि ये लोग भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। लेकिन ये काका कालेलकर आयोग जो था, इसकी बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। कहने का मतलब ये समय के साथ धीरे धीरे इसकी रिपोर्ट निल रही। ठीक है, इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। आपको पता होगा 1951 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे। 51 से पहले जब अंतरिम संसद थी उसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1964 तक वो रहे। ठीक है, उसके बाद में कांग्रेस के ही पीएम बनते चले गए। फिर साल आता है 1978 का। 1978 में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। गैर कांग्रेसी सरकार जिसमें पीएम कौन बनता है? आपको पता होना चाहिए, पीएम बनते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इसमें क्या बनते हैं? पीएम बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। आपसे पूछे कि प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम कौन था कांग्रेस के, क्योंकि शुरुआत से ही लगातार आप देखोगे, आप 51 से 78 तक लगभग 17 साल तक लगातार कांग्रेस के ही पीएम रहे हैं। अब जनता दल के पीएम बनते हैं मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई 1978 में एक आयोग का गठन करते हैं। एक आयोग का गठन करते हैं वो, और इस आयोग का नाम आप जान लीजिए, इस आयोग का नाम है बीपी मंडल आयोग। बीपी मंडल आयोग। 78 में 1978 में मोरारजी देसाई पीएम थे। उस समय पर इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का भी काम क्या था? इस आयोग का काम ये था कि हम शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं कि समाज में, हमारे देश में, हमारे संपूर्ण राष्ट्र में इस बात को पता लगाया जाए कि अभी भी कौन कौन से वो लोग हैं, कौन कौन सी वो जातियां हैं, कौन कौन से वो समाज के वर्ग हैं जो समाज की मुख्य धारा में जुड़कर नहीं चल पा रहे हैं। अभी भी उनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। उन लोगों की पहचान की जाए, और उन लोगों की पहचान करके हम उनको शिक्षा दे सकें, उनको नौकरियों में विशेष छूट दे सकें, ताकि ये लोग भी आगे आ सकें। इन लोगों को भी हम समान, जो मुख्य धारा जो है, समानता में ला सकें। हालांकि ये कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन आपको याद होना चाहिए संविधान में ये बात भी लिखी हुई है कि अगर राज्य चाहे तो सकारात्मक भेदभाव कर सकता है, और आप इसको नकारात्मक नहीं कह सकते, आप इसको भी सकारात्मक भेदभाव ही कहेंगे, क्योंकि ये भी समाज के उन वंचित वर्गों को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। उनको भी समान रूप से ऊपर लाने का प्रयास किया जाए ताकि सब लोग समान हो जाएं। तो हम गहराई में अगर इस बात को जानेंगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ, वाकई ये भी समानता की ही बात कर रहे हैं। पीएम थे मोरारजी देसाई। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य से एक साल के अंदर अंदर 1979 में इनकी सरकार गिर गई। किसकी? पीएम जो मोरारजी देसाई थे, इनकी सरकार गिर गई। ठीक है, इन्होंने 1979 में इनकी सरकार गिर गई, अर्थात अब पीएम ये नहीं है। वापस से सरकार में कौन आ गई? पीएम बनी है इस समय, चुनाव जब हुए इस समय पीएम कौन बनी? इंदिरा गांधी। ध्यान रखो, ये जनता दल से थी। मोरारजी देसाई जनता दल से थे और ये कांग्रेस। ठीक है, इंदिरा गांधी कांग्रेस से थी। अब क्या होता है,
1980 में ये अपनी रिपोर्ट देते हैं। ये बीपी मंडल आयोग जो बना था, इसने जगह जगह जाकर के चेक किया कौन से लोग हैं, क्या चक्कर है। तो इन्होंने रिपोर्ट दी 1980 में। बनाया किसने? मोरारजी देसाई ने। बीच में मोरारजी देसाई की तो कहानी खत्म हो गई बीच में। इन्होंने 80 में रिपोर्ट दी, 80 में पासा पलट चुका है। अब जो मंडल कमीशन ने अपनी सिफारिशें दी, जो जो बात कही, उन बातों को थोड़ा इग्नोर कर दिया गया, उन बातों को अमल में नहीं लिया, क्योंकि सरकार बदल चुकी है। ठीक है, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि किसी पिछली सरकार की जो पॉलिसी हैं उनके ऊपर काम किया जाए। ठीक है, जैसा आज है वैसा ही पहले भी था। तो इसकी रिपोर्ट को क्या है, थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। आप ये जान लीजिए कि बीपी मंडल आयोग जो था, उसकी सिफारिशें या उसकी रिपोर्ट में क्या क्या था, इसकी सिफारिशें क्या थी, ये आपको पता होना चाहिए। सिफारिशें क्या थी इसकी? इन्होंने देखा कि देश में, जब ये जगह जगह घूमे ये लोग, इन्होंने देखा कि देश में 3743 जातियां जो हैं वो पिछड़ी हुई हैं। आप कहोगे कि पिछड़ी हुई एससी है या एसटी है या कौन है? नहीं, ये एससी भी नहीं है, ये एसटी भी नहीं है, एससी भी नहीं है और ये एसटी भी नहीं है, क्योंकि उनको तो हमने अलग से पहले ही छूट दे रखी है। एससी एसटी नहीं है, एससी एसटी के अलावा देश में 3743 जातियां ऐसी हैं जो पिछड़ी हुई है। और मैं अगर टोटल जनसंख्या की बात करूं, लगभग इन जातियों का 52% जनसंख्या है। जनसंख्या का 52% जो है वो ये पिछड़ी हैं। अब ये एससी भी नहीं है, एसटी भी नहीं है, इसलिए मैंने इनको नाम दे दिया अन्य पिछड़ी जातियां। ठीक है, इनको नाम क्या दिया मैंने? अन्य पिछड़ी जातियां। ठीक है, इसको और यहां बताता हूं मैं। अन्य पिछड़ी जातियां, नाम देखो जरा, अन्य पिछड़ी जातियां। देश में टोटल जनसंख्या का लगभग 52% जनसंख्या है। 52% ये लोग हैं, बाकी 48% बचे हुए सभी। इसका मतलब अभी भी हमने समाज की मुख्य धारा में सभी लोगों को शामिल नहीं किया है। अभी भी 52% लोग तो ऐसे बचे हुए हैं जिनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, जो एक्चुअल में होना चाहिए। तो अन्य पिछड़ी जातियां, इसको बोलते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, ये आप अब जानोगे इसको ओबीसी, यहीं से ओबीसी बना है। बीपी मंडल की जो सिफारिशें हैं, बीपी मंडल की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से। इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया, मैं बीपी मंडल की सिफारिश की बात कर रहा हूँ। इसमें ये कहा गया कि भाई इन लोगों को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए नौकरियों में, शिक्षा में। ठीक है, इनको 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन ये दिया जाना चाहिए, लेकिन दे कैसे? सरकार तो गिर चुकी है, सरकार तो इंदिरा गांधी की आ गई है। समय ढलता गया, धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता गया, साल आता है, धीरे धीरे ऐसे ही बीतता गया साल। अब साल आता है 1990 का, और 1990 में फिर से कांग्रेस आती है और प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, वीपी सिंह पुरानी फाइल उखड़वाते हैं। जो फाइल धूल में दब चुकी थी बिल्कुल, उस फाइल को वापस से वो मंगवाते हैं कि 80 के दौर में एक फाइल आई थी, उस फाइल में ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी, उस फाइल को ले। उस फाइल को वो खुलवाते हैं दोबारा से, और वो कहते हैं कि मैं इसकी सिफारिशें जो दी हुई हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा, इनको सुविधाएं दी जाएंगी, जितना हो सकता है उनको छूट दी जाएंगी, इसको ये लागू करवाते हैं, इनकी सिफारिशों को लागू करवाते हैं वीपी सिंह को। तो ओबीसी कैटेगरी में जितने भी जो लोग हैं उनको धन्यवाद करना चाहिए प्रधानमंत्री वीपी सिंह का, उनका बहुत बड़ा योगदान है आरक्षण दिलवाने में। ठीक है, तो ये केस हुआ, इसकी सिफारिशें, ये कहानी 1990 तक पहुंची। लेकिन फिर कारण वही होता है, 1990 में ये सिफारिशें लागू होने की बात चल रही थी, कुछ विरोध हो रहा था, कुछ जगह पे समर्थन मिल रहा था, लेकिन एक साल में ही इनकी सरकार गिर जाती है। साल आता है 1991, और 1991 में पीएम बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीएम कौन बनता है? पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं। पीवी नरसिम्हा राव दो बात बोलते हैं। पीवी नरसिम्हा राव बोलते हैं कि भाई हम 27% आरक्षण देंगे, कोई बात नहीं, ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, लेकिन हम 10% हम यूआर कैटेगरी को, यूआर जनरल कास्ट जो है,
यूआर में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, अर्थात देखो ध्यान से, 1953 का साल कौन सा बना? काका कालेलकर। उसके बाद 53 के बाद कोई बात इसमें नहीं होती है। 1978 में बीपी मंडल आयोग बनता है, लेकिन उस पर भी कोई अमल नहीं होता है। 1990 में जो बीपी मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू होती हैं, ठीक है। पीएम प्रधानमंत्री भी आपको याद होना चाहिए कौन है उस समय। बीपी मंडल सिफारिशें लागू होती हैं, समय और बीतता जाता है। उसके बाद में एक साल में ही सरकार गिर जाती है। 1991 में नरसिम्हा राव पीएम बनते हैं। नरसिम्हा राव पीएम बनते हैं। वो कहते हैं कि हम 27% आरक्षण ओबीसी को देंगे, जैसा कि मंडल कमीशन में जो बात कही हुई है, उस जो लागू की है हमसे पहले वीपी सिंह ने। और हम 10% आर्थिक आधार पर सवर्ण लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे। ये सारा कुछ चल रहा होता है। इसी बीच में एक बात आती है, जो ये 10% आरक्षण दिया जा रहा है किसको? सामान्य वर्ग को। ये आरक्षण दिया गया था सामान्य वर्ग को, देने की बात कही थी, दिया नहीं था, दिया तो अभी मोदी जी के टाइम पे मिला है ये। तो 10% जो रिजर्वेशन की बात की थी, इस बात का विरोध होता है और इस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक केस जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में केस कौन लेकर के जाता है? दिल्ली की एक पत्रकार जिनका नाम था इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट में ये केस दायर करती हैं कि जो 10% आरक्षण जो दे रहे हैं सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर, वो नहीं दिया जाना चाहिए। अब पूछते क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले ऐसा संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। आप सामाजिक स्थिति के आधार पर दे सकते हो, आप शैक्षणिक स्थिति के आधार पर दे सकते हो, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण इसका प्रावधान नहीं है। इसके लिए क्या हो? तो इसके लिए केस फाइल किया गया, सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। उस केस के बारे में आप जानिए। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ये केस की बात की। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस क्या है? जब वीपी सिंह ने बीपी मंडल की सिफारिशों को, अर्थात ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही, ठीक है। टोटल आरक्षण की सीमा जो है 50% के अंदर अंदर होनी चाहिए। जो टोटल आरक्षण आप दे रहे हो, 27% आपने ओबीसी को दे दिया, 15% सपोज करो आपने एससी को दे दिया, 7.5% आपने एसटी को दे दिया। जो टोटल इनका जोड़ है, जितना आरक्षण आप दे रहे हो अलग अलग, उसकी सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बीपी मंडल की सिफारिशों में लिखा हुआ। वीपी सिंह की सरकार 1 साल तक चली। 1991 में सरकार पीवी नरसिम्हा राव की बनी। पीवी नरसिम्हा राव जी ने कहा कि जो पिछली सरकार ने घोषणा की है हम उसको एज इट इज रखेंगे, हम थोड़ा उसमें बदलाव करेंगे। हम 10% आरक्षण सवर्ण, अर्थात जो यूआर कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, ठीक है, उसको देंगे हम 10% आरक्षण, जो गरीब हैं, जिनकी आर्थिक दशा ठीक नहीं है। तो इस बात का विरोध किया। ये इंदिरा साहनी जी जो थी, दिल्ली की एक पत्रकार थी, इन्होंने उस बात का विरोध किया और इस बात को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या ये चीज़ ठीक है? 10% जो आप आरक्षण देने चाह रहे हो, क्या वो ठीक है? केस चला। केस का निर्णय आया 1992 में। केस ने क्या कहा? इस केस के बाद, ये केस के बाद जब इसका निर्णय आया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा, ये बात आप जानिए, बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया है, वो कैसा है? वो संवैधानिक है, अर्थात संविधान के दायरे में है, वो गलत नहीं है, वो ठीक है, संवैधानिक है। लेकिन जो आप यूआर कैटेगरी को, अर्थात आर्थिक आधार पर, यूआर कैटेगरी में नहीं, आप आर्थिक आधार पर जो आप आरक्षण दे रहे हो, कितना? 10%। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सुना है आपने, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसी वाले की बात हो रही है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो आप आरक्षण दे रहे हो वो गलत है। वो कैसा है? असंवैधानिक है वो।
अर्थात गलत है वो, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए, आर्थिक आधार पर विशेष छूट देने के बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं है। जो चीज़ संविधान में नहीं है तो वो असंवैधानिक है, ठीक है। और क्या कहा इन्होंने? कही कि आरक्षण की अधिकतम सीमा, आरक्षण की जो मैक्सिमम लिमिट होगी, जो अधिकतम सीमा होगी आरक्षण की अधिकतम सीमा, वो कितनी होगी? वो 50% होगी, 50% से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन एक खास बात फिर बता देता हूँ मैं आपको, कुछ विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, कुछ विशेष परिस्थितियों में इस 50% की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। ये बात देखिए, बात क्लियर हुई? क्या कहा है मैंने, ठीक है। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में इसको बढ़ाया जा सकता है। कौन सी विशेष परिस्थितियों में? हमने तमिलनाडु के अंदर हमने 69% आरक्षण दे रखा है। परिस्थितियों के हिसाब से संविधान में लिखा है। इस केस के बाद ये बात संवैधानिक रूप से घोषणा की गई कि 50% लिमिट है, लेकिन इस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में। तो हमने 76वां संविधान संशोधन किया और 76वां संशोधन करके 1994 में हमने इस लिमिट को बढ़ाया, क्योंकि ये तो 1992 में ये निर्णय आ रहा है कि 50% लिमिट है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर आप चाहते हो, अगर संसद ऐसा चाहे, राज्य को ऐसा लगता है कि इस सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो वो कर सकता है। जैसे कि हमने आर्टिकल 371 जे के तहत हमने कर्नाटक हैदराबाद के राज्यपाल को कुछ विशेष छूट दी थी कि आप निवास के आधार पर उस क्षेत्र के लोगों को आरक्षण दे सकते हो, छूट दे सकते हैं उनको। ऐसे ही हमने यहाँ तमिलनाडु को 69% आरक्षण दिया, ठीक है। किस में? तमिलनाडु के अंदर जो ये राज्य में अलग अलग सीमा होती है आरक्षण की, किसी राज्य में कितनी सीमा है, किसी राज्य में कितनी सीमा, अलग अलग सीमा होती है। तो उस लिमिट कितनी सेट कर रखी है? 50% की। तो तमिलनाडु राज्य ने 69% दे रखा है, क्योंकि उनको संसद को ये अधिकार है, संविधान में लिखी हुई है, ये बात लिख दी गई है बाद में संशोधन करके कि आप आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ा सकते हो विशेष परिस्थितियों के अनुसार। तो यहाँ तमिलनाडु में हमने 69% आरक्षण दिया हुआ है। बात समझ में आई? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये राजस्थान है। अब यहाँ पर क्या है? ओबीसी भी है, एसटी भी है, एससी भी है। राजस्थान के अंदर ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं है, जबकि लिखा हुआ है ना कि भाई 27% आरक्षण रहेगा। तो वो राज्य सरकारों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई कोई किस राज्य में परिस्थितियाँ कैसी हैं, किसी राज्य में परिस्थितियाँ कैसी हैं, तो उस हिसाब से वो दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है? ओबीसी को 21% आरक्षण दिया हुआ है, एससी को 16% आरक्षण दिया हुआ है, 12% आरक्षण एसटी को दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइबल कास्ट भी रहती है यहाँ, ठीक है। इसमें एक बात और खास, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। और क्या ये कोर्ट का निर्णय है। इंदिरा साहनी केस के बाद में चीज संविधान में लिखी गई है, बाद में उसमें जोड़ा है अधिनियम के तहत। इसमें एक खास बात और कही गई है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। पदोन्नति समझ गए? प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा, केवल नियुक्ति के समय आरक्षण मिलेगा, ठीक है। केवल नियुक्ति के समय आरक्षण मिलेगा, पदोन्नति में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप पुलिस में अगर कांस्टेबल से भर्ती हुए हो तो आपको वहाँ छूट दे दी गई। अब आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनना चाह रहे हो तो वहाँ पदोन्नति, आप प्रमोशन कर रहे हो। उसके बाद आप एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हो तो प्रमोशन में वो आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा, ये बात लिखी है। लेकिन और इसमें भी कुछ बदलाव होंगे आगे। मैं कह रहा हूँ संविधान है, बदलता जाएगा, समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा। जैसे हम लोग अपने आप को बदल रहे हैं, आज आप लोग ऑनलाइन सुन रहे हो, पहले ऑनलाइन की सुविधा नहीं थी, ठीक है। तो समय के हिसाब से हमने अपने आप को बदला है, अपने आप को सेटल किया, अपने आप को चेंज किया है। और क्या बात लिखी हुई है? एक बात ये कही गई है, और जो ये बात है ना कि 69% जो 50% जो सीमा मिलेगी, इन चीज़ों को कि भाई तमिलनाडु को जो है हमने 69% आरक्षण दिया है, और इस चीज़ को हमने किस में डाल दिया? हमने 9वीं अनुसूची में डाल दिया है, क्योंकि तमिलनाडु को उंगली उठाएंगे बाकी सारे राज्य की भी, आपने उनको 69% दे रखा है, हमें तो आपने 50 की छूट दे रखी है, तो इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया।
आप कहोगे 9वीं अनुसूची में डालने का क्या मतलब हुआ? जब भी कोई कानून 9वीं अनुसूची में डल जाता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता, फिर वो वाद योग्य नहीं होता, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, मतलब कि उस पर फिर वाद विवाद नहीं होगा, इसलिए हमने इसको डाल दिया है 9वीं अनुसूची में। बात क्लियर हुई है? हम ये कह रहे हैं कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन एक तरफ एक संविधान संशोधन पहले किया गया है, 77वां संविधान संशोधन, ये 76वां है, ये 77वां संविधान संशोधन है, ठीक है? एक एक बात को नोट कर लेना ढंग से। 77वां संविधान संशोधन हुआ 1995 में, और इसमें ये कहा कि भाई एससी और जो एसटी हैं उनको पदोन्नति में छूट मिलेगी, पदोन्नति में क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है। इंदिरा साहनी केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ओबीसी को 27% मिलेगा, संवैधानिक है, ठीक है, लेकिन हम 10% आरक्षण जो आर्थिक आधार पर आप मांग रहे हो वो नहीं देंगे, क्योंकि वो असंवैधानिक है। क्यों असंवैधानिक है? क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात संविधान में है ही नहीं। और क्या कहा? आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, लेकिन संसद को यह अधिकार है किसी विशेष राज्य को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में हम 50% से सीमा बढ़ा करके भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने तमिलनाडु को दिया, उसके लिए हमें 76वां संविधान संशोधन करना पड़ा। संविधान में तो 50% लिख दी ना, उसमें बदलाव करना पड़ा, 76वां संविधान संशोधन हुआ, तमिलनाडु को 69% आरक्षण दिया। इस बात को 9वीं अनुसूची में डालो ताकि इस पे कोर्ट में वाद विवाद ना हो। अब इस पर कोर्ट केस होगा ही नहीं। उसके बाद क्या किया? फिर लगा SC ST वालों को देना। फिर 77वां संविधान संशोधन 1995 में हुआ, उसमें ये कहा, अब इसमें ये क्या है? ये आर्टिकल 16(4) की बात हो रही है सारी। इसमें क्या हुआ है? इसमें आप ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 16(4) का ए भाग जोड़ा है। ये जो है ना सारी बात, ये आर्टिकल 16(4) का ए भाग है, ठीक है। बी के अंदर भी बैकलॉग और रिक्त पदों की बात हुई है, उसको हटा दिया गया है, उसको पढ़ने का फायदा नहीं है अभी। तो आर्टिकल 16(4) ए में ये बात लिख दी कि भाई हम प्रमोशन में भी आरक्षण देंगे SC ST को। 16(5) में धार्मिक संस्थाओं की बात की हुई है। 16(5) में ये लिखा हुआ है कि धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लोगों के लिए आरक्षण, ठीक है, कि भाई मुस्लिम धर्म की कोई संस्था है तो इसमें मुस्लिमों को विशेष छूट मिलेगी, मुस्लिम लोग ही वहाँ जाएंगे, मुस्लिम लोगों को विशेष छूट दी जाएगी, आरक्षण दिया जाएगा। कुल मिला के यहाँ भी आरक्षण की बात की हुई है। दोनों ही केस में आरक्षण दिया है। 15(4) में कहाँ आरक्षण दिया? 15(4) में हमने सामान्य शिक्षा में, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय, जो शिक्षण संस्थान हैं, संस्थान में प्रवेश के लिए, ठीक है, प्रवेश के लिए आरक्षण दिया है। इसमें सरकारी नौकरियों के लिए दिया, दे तो आरक्षण ही रहे हैं, इसमें सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण की बात कही हुई है। ये दोनों में डिफरेंस हो गया, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन हुआ, ये बात है 2019 की, ठीक है। कौन सा संशोधन हुआ है? संविधान संशोधन 103 नंबर का। इसमें अनुच्छेद 16 में 6 पार्ट जोड़ा गया। ये जो 6 वाला पार्ट है ये जोड़ा गया इसके द्वारा। 16 आर्टिकल तो पहले से चला आ रहा है, आर्टिकल 16 का पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ऐसे। तो इस अनुच्छेद 16 में ये छठा पार्ट जोड़ा गया है। इसमें छठा पार्ट क्या कहता है? छठा पार्ट ये कहता है सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था। आर्थिक आधार पर क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। आपको ध्यान होना चाहिए EWS कैटेगरी। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, कि जो वीक हैं, जो कमजोर हैं, कैसे? इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से गरीब हैं, गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है।
तो इसमें EWS वालों को 10% आरक्षण दिया है। ये कौन सा संविधान संशोधन है? 103 नंबर का। कब हुआ? 2019 में। ऑब्वियसली प्रधानमंत्री कौन होगा? नरेंद्र मोदी। बात समझ आ गई? 16 आर्टिकल नंबर 16 यहाँ जाकर के आपका कंप्लीट हुआ। 17 में देखिए क्या होता है फटाफट, ये छोटे छोटे हैं, इतना समय नहीं लगेगा इसमें। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 इसमें है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत करने की बात की है कि हम छुआछूत को खत्म करेंगे। जो समाज में एक जहरीली हवा की तरह फैली हुई है, क्या? छुआछूत। अभी नहीं है, थी, फैली हुई थी। इसलिए आर्टिकल 17 में साफ शब्दों में लिखा गया अस्पृश्यता का अंत करना चाहिए। इसके लिए हमने बहुत सारे कुछ नियम कानून बनाए, हमने कुछ अधिनियम घोषित किए। ठीक है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कि भाई लोगों को जो अधिकार है वो मिलने चाहिए। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत को खत्म करना। अस्पृश्यता का मतलब होता है अनटचेबिलिटी, छुआछूत की। ठीक है, पहले जो जातिगत भेदभाव था उसके आधार पर ये अस्पृश्यता वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा हावी था, लोगों की मानसिकता बहुत खराब थी। अब ऐसा नहीं है, अब काफ़ी हद तक सुधार है। कुछ जगहों पर अभी भी घटनाएं इक्का दुक्का सामने आती हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 17 उपाधियों का अंत। लेकिन सेना संबंधी प्लस शैक्षणिक उपाधि चलती रहेंगी। मतलब समझिए, मतलब समझना बहुत जरूरी है। उपाधियों का मतलब पहले के टाइम पे क्या था? उपाधि देते थे, राजा महाराजाओं की उपाधि होती थी, महाराजाधिराज, युवराज, राजाओं के राजा, राव। सुना है, बहुत सारे आपने नाम पढ़े होंगे, राव चंद्रसेन पढ़ा होगा, महाराणा। ठीक है, महाराजाधिराज, महाराणा, ये जैसे महाराणा प्रताप सुना है, तो वो एक उपाधि दी हुई है। आपने जयपुर के महाराजा का नाम, आपने SMS स्टेडियम देखा है? SMS की फुल फॉर्म है सवाई मान सिंह स्टेडियम। आपने SMS हॉस्पिटल देखा है? उसका नाम है सवाई मान सिंह स्टेडियम। तो ये सवाई जो है वो उपाधि है। एक्चुअल में क्या था, पहले जयपुर में जो है, राजस्थान में जो जयपुर रियासत थी, उसके एक राजा थे कछवाहा वंश के, उनका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह बड़े ही प्रभावशाली राजा हुए थे, औरंगजेब के टाइम पे वो हुए थे। तो उसके बाद में जो दूसरे राजा हुए, उसके बाद में राजा हुए दूसरे, उनका नाम भी क्या है? जयसिंह। तो जब वो औरंगजेब से मिले तो उन्होंने उनकी बात करने का तरीका देखा, ढंग देखा, तो औरंगजेब ने कहा कि ये तो पिछले वाला जो जयसिंह था उस जयसिंह से भी सवाया है, उससे भी सवाया, सवाया मतलब उससे भी बढ़ कर के है, वाक्पटुता में, बोल झाल के तरीके में, बात करने की स्टाइल में। तो उसने कहा सवाया है, अर्थात उससे भी बढ़कर है। तो तब से ये नाम का सिस्टम चल गया, तब सारे राजा अपने नाम के आगे सवाई, तो उसको कहने लगे, उसका जयसिंह नाम था, उसको सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह, सवाई मान सिंह, ठीक है, सवाई माधो सिंह, इस तरीके से नाम चलने शुरू हो गए। तो वो उपाधि होती थी। लेकिन संविधान में ये कहा गया कि भाई उपाधियों से क्या है, मान के चलो एक सभा है, ठीक है, सभा हो रही है, उसमें आप कोई वहाँ बैठा हुआ है, आप उसको उपाधि दे करके बुलाओगे, महाराणा संग्राम सिंह हाजिर हो, महाराणा संग्राम सिंह आइए, तो उससे एक रौब झलकता है। तो उससे क्या, अन्य जो लोग हैं उनमें गिल्ट फील होती थी, उन्हें फील थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा इन्फीरियर फील उनके अंदर आता हो, उन्हें ऐसा लगता हो कि यार ये तो महाराजा है, इसको इतनी बड़ी उपाधि दी हुई है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं समानता, हम सभी को समान करना चाह रहे हैं, सभी को बराबर करना चाह रहे हैं, सभी को बराबरी का प्रयास हम करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए संविधान में ये बात कही कि भी जो ये उपाधियां मिलती है ना, इससे भी कहीं ना कहीं असमानता झलकती है, तो इन उपाधियों को खत्म किया जाए। इसलिए इन उपाधियों को 18 आर्टिकल के तहत खत्म करने का प्रावधान किया गया। लेकिन दो चीजें हैं इसमें, सैन्य संबंधित, सेना से संबंधित, और एक शैक्षणिक। फौज के अंदर आपको जो उपाधि मिलेगी, आपको लेफ्टिनेंट की उपाधि मिली, जनरल की उपाधि मिली, प्रमोशन होकर के, या आपने डायरेक्टली आप सेलेक्ट हुए हो, ठीक है। तो जो जैसे कि देखो, इसमें उपाधियां होती हैं कर्नल, जनरल, मेजर,
सूबेदार। ये उपाधियां किसकी हैं? ये सेना की उपाधियां हैं। तो सेना की उपाधियां शौर्य का प्रतीक हैं। सेना में उपाधियां किसी के द्वारा ऐसे नहीं दी जाती, अपने पराक्रम से, ठीक है, अपने जज्बे से ये उपाधियां हासिल की जाती हैं इसमें। तो सेना की उपाधियां हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। दूसरी शैक्षणिक उपाधियां, मान के चलो आपने पीएचडी कर ली, पीएचडी करने से आपके नाम, सपोज करो आपका नाम अजय है, तो इस अजय के आगे क्या लग जाएगा? पीएचडी करने के बाद में डॉक्टर लग जाएगा। ये डॉक्टर ढंग से नहीं लिखा गया, ये डॉक्टर लग जाएगा। तो ये उपाधि आपने शिक्षा से कमाई है, ठीक है, ये उपाधि आपने शिक्षा से कमाई है। इस उपाधि को आप रख सकते हो, संविधान में ये बात लिखी हुई है। बात समझ आई? तो